का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं का आहार प्रबंधन। परवल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। किसान भाइयों, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में जो किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें दुधारू पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की गई तो पशुओं के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन दोनों में गिरावट आ सकती है। तो पशुपालक किस प्रकार से करे अपने डेयरी पशुओं का आहार प्रबंधन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील नायक। गर्मियों में पशु पोषण के में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अधिक से अधिक दूध ले सकें। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये बताता हूँ, 70 से 80% जो दूध उत्पादन में खर्च होता है वो पशु पोषण से होता है। तो अगर आप अच्छा पशु पोषण कर रहे हैं तो आप उससे दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप पशुओं को खिलाते क्या है। आप पशुओं को मोटा चारा खिलाते हैं, जिसको कि जहाँ गेहूं पैदा होता है उसको भूसा बोलते हैं, और जहाँ धान पैदा होती है वहाँ पुआल बोलते हैं। तो ये सूखा चारा कहलाता है। इसके सिवाय आप पशुओं को हरा चारा खिलाते हैं। हरा चारा दो प्रकार का होता है। एक हरा चारा दलहनी होता है और एक गैर दलहनी होता है। दलहनी चारे जो होते हैं उसमें बरसीम आती है, जो कि रबी में होती है, और बरसीम के अधिक लूसर्न होती है और काउपी होती है। और गैर दलहनी चारा आता है मक्के और ज्वार की चरी। तो ये दो प्रकार के हरे चारे होते हैं जो कि पशुओं को खिलाए जाते हैं। और तीसरा होता है पशु सांद्र मिश्रण, जिसको पशु आहार बोलते हैं। आपके पास जो हरा चारा उपलब्ध रहता है वो है मक्का और ज्वार की चरी। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके पास 25 से 28 किलो मक्के और ज्वार की चरी है, वो एक दुधारू पशुओं के लिए निर्वाह राशन का पोषक तत्वों को पूरा कर देती है। पशुओं का संतुलित आहार वो आहार है जो कि उनकी जितनी भी आवश्यक तत्व हैं, जैसे कि प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और फैट कितना देना है, उतना 24 घंटे में कितना देना है। अगर आप उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उसको बोलते हैं संतुलित आहार। इसके अलावा दुधारू पशुओं के आहार में सूखे और हरे चारे का भी समावेश करना चाहिए। गाय और भैंसों के लिए प्रतिदिन चारे की मात्रा हरा चारा 10 से 12 किलोग्राम, सूखा चारा 7 से 8 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति पशु को खिलाएं, जिससे पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होती है। अब आप पशु आहार अपने घर में कैसे बनाएंगे? बहुत सरल तरीका है किसान भाइयों। आपको बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्रियों से बना हुआ पशु आहार आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, एक इसका सिंपल और सरल तरीका है। जब आपको अगर 100 किलो पशु आहार बनाना है तो आप उसमें एक भाग ले लीजिए, एक भाग ले लिए अनाज का। अब अपन जानवरों के लिए अनाज कौन सा यूज करते हैं? आप मक्के और ज्वार की दलिया, ये एक भाग ले लीजिए। इसके बाद एक भाग आप खलियों का ले लीजिए। कोई सी भी खली हो, आपके पास सरसों की खली हो, तिल की खली हो, कपास की खली हो, और आपके पास मूंगफली की खली हो, सोयाबीन की खली हो, तो एक भाग आप खलियों का ले लीजिए और एक भाग आप चोकर का ले लीजिए और एक बार आप चुनी का ले लीजिए। उस 100 किलो दाने में आपको 2 किलो खनिज मिश्रण, जो कि बाजार में आप अगर दुकान में जाएंगे और दुकान वाले से बोलेंगे हमको पशुओं के लिए खनिज मिश्रण चाहिए, तो आपको किसी भी कंपनी का आपको दे देगा। तो वो 2 किलो खनिज मिश्रण मिलाना है, 1 किलो उसमें नमक। हर किसान भाइयों के पास वो डर्रे वाला नमक होता है, उसको पीस लीजिए, तो 1 किलो आप उसमें नमक मिला दीजिए। अब आपको
संतुलित आहार कैसे देना है। तो जब पशुओं को आहार दिया जाता है उसको अपन दो भाग में बांट लेते हैं। एक तो पशु आहार की आवश्यकता जो पशु को जिंदा रहने के लिए आवश्यक होती है उसको बोलते हैं मेंटेनेंस राशन, और जो पशु को दूध उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन राशन। तो जब अपन संतुलित आहार देते हैं तो उसको मेंटेनेंस राशन प्लस प्रोडक्शन राशन देते हैं, तभी दुग्ध का अधिक से अधिक आप उत्पादन ले सकते हैं। अब आपको संतुलित आहार कैसे देना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपके पास गर्मी है तब आपके पास केवल भूसा है तो आप भरपेट भूसा दीजिए और 1 किलो दाना पशु आहार निर्वाह राशन के लिए दीजिए, और हर 1 लीटर गाय के हर 1 लीटर दूध के लिए 400 ग्राम पशु आहार दीजिए, और अगर आपके पास भैंस है तो हर 1 लीटर दूध के लिए 500 ग्राम पशु आहार दीजिए। इसके साथ ही दुधारू पशुओं के जीवन निर्वाह के लिए अतिरिक्त आहार खिलाया जाता है। अगर गाय और भैंस दूध नहीं दे रही है तो उसके जीवन यापन के लिए 1 किलोग्राम दाना मिश्रण खिलाना जरूरी होता है। तो इस प्रकार अगर आप संतुलित आहार देंगे इससे आपका दूध उत्पादन बढ़ेगा। और पानी कितना, जितना पशु खाता है उसके दुगना वो पानी पीता है। तो एक जानवर अगर वो 15 से 20 किलो ड्राई मैटर इनटेक ले रहा है तो करीब उसको 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, और ये पानी की आवश्यकता 3 से 4 गुना इसमें बढ़ जाती है। तो आप क्या कर दीजिए, गर्मियों में निरंतर 2 बार पानी नहीं दीजिए, 4 से 5 बार पानी पशुओं को दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है दूध में 85% पानी होता है, और दूध को अगर आपको ज़्यादा बढ़ाना है तो आपको उनको ठंडा और स्वच्छ पानी देना चाहिए। तो आप 3 से 4 गुना उसका पानी का, स्वच्छ पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। उन महिलाओं दिल्ली में नीति आयोग की बैठक, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल, सीएम शिवराज और भूपेश बघेल भी मौजूद। राज्यों के विकास के 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन। चुनावी साल के मद्देनजर फुल एक्शन में बीजेपी, मंथनों का दौर जारी। खजुराहो में होने वाले कार्यक्रम को लेकर बैठक, 30 दिनों के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बनी रूपरेखा। जबलपुर में एनआईए ने हाईकोर्ट के वकील समेत 3 को लिया हिरासत में। टेरर फंडिंग के इनपुट पर जबलपुर के 13 इलाकों में दबिश, रात से दबिश, सर्चिंग जारी। भोपाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खाली कराए जा रहे मकान, शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के मकान कराए जा रहे खाली। मकान खाली कराने के विरोध में कांग्रेस का धरना। पन्ना में मकान बनाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद, 12 से ज्यादा लोगों ने दूसरे पक्ष के साथ की जबरदस्त मारपीट, महिलाओं बच्चों तक की पिटाई। पुलिस ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। परवल एक पौष्टिक और स्वस्थवर्धन सब्जी के रूप में जानी जाती है। परवल में भरपूर मात्रा में विटामिन उपलब्ध होते हैं। इस वजह से परवल की बाजारों में अधिक मांग होती है। प्रदेश के जिन किसानों ने इसकी फसल लगा रखी है, वे इस फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, जानते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर कुमार से।
किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, अभी आप परवल का खेती किए होंगे, जो सितंबर अक्टूबर माह में परवल की खेती करते हैं हमारे किसान भाई। और परवल की खेती में कई सावधानियां बरत के हमारे किसान भाई करते हैं। अलग अलग प्रभेद भी होता है। और वो जो खेती करते हैं वो गड्ढा खोद के करते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उसमें कंपोस्ट और ये नीम की खल्ली, करंज की खल्ली का प्रयोग करते हैं और थाइमेट का भी प्रयोग करते हैं। तो ये आप कर चुके हैं। और जो किसान भाई इसको सही ढंग से प्रयोग नहीं किए हैं, आज के डेट में भी अब फलन की स्थिति में आपका परवल है किसान भाई, तो उसमें भी आप जैसे फरवरी मार्च में भी जो लेट लगाते हैं, आज के दिन भी आप उपरिवेशन कर सकते हैं। हमेशा खेत का निगरानी करें और बार बार खेत को देखते रहें कि किस तरह से उसमें किसी प्रकार का खरपतवार तो नहीं है। खरपतवार रहे तो उसका निकाई गुराई करते रहें। और 20 ग्राम जो है यूरिया और प्रति थल्ला के हिसाब से आप लगभग 1-1.5 महीना के अंतराल पर इसमें प्रयोग करें। अब 20 ग्राम यूरिया और 35 ग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे तो उसका फल जो है ना, उसका साइज भी पकड़ेगा और फलन भी बढ़िया होगा। परवल में अलग अलग पौधों पर नर और मादा फूल उत्पन्न होते हैं। नर पुष्पों से फल नहीं बनते हैं, बल्कि वे मादा पुष्पों में परागन का कार्य करते हैं, जिसमें मादा पुष्पों से फल बनना संभव होता है। नर पुष्प बड़े और सफेद होते हैं, जबकि मादा पुष्प थोड़ा छोटा और सफेद होता है। इसके नीचे गर्भाशय जुड़ा रहता है, जो कुछ दिनों में परागण के बाद बढ़कर फल बन जाता है। इसलिए नर फूलों को तोड़कर मादा फूलों पर हाथ से परागन करना चाहिए, जिससे फल अधिक बनते हैं। कि 5% नर पौधा होना चाहिए तो फलन अच्छी होती है। अगर 5% से कम नर पौधा होता है तो फिर उसका फलन पर प्रभावित होता है और उत्पादन कम हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखें। और इस तरह की समस्या है जो उसको हमेशा मेंटेन रखें, आगे भी ध्यान रखेंगे। और जब लेट भी अगर लेट परवल की खेती करते हैं या अभी भी आप देखें कि वर्षा का समय या कभी कभी इस समय भी बारिश होती है, पानी की ज़रूरत तो इसमें नहीं पड़ती है, लेकिन पानी कभी कभी होता है कि जो मैदानी इलाका में परवल की खेती हमारे किसान भाई करते हैं वहाँ पानी की ज़रूरत पड़ जाती है। जो रेतीली भूमि में करते हैं और नदी के कात में करते हैं तो वहाँ पर परवल की खेती में पानी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो मैदानी इलाके में करते हैं वहाँ पानी की ज़रूरत होती है। परवल के अच्छे विकास के लिए टपक सिंचाई में 1 से 2 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से और परंपरागत सिंचाई के लिए 3 से 6 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से पानी दें। परंपरागत सिंचाई की अपेक्षा सूक्ष्म सिंचाई के साथ बूंद बूंद सिंचाई से 18% तक उत्पादन वृद्धि तथा 40% तक पानी की बचत संभव है। कि कभी कभी क्या होता है कि इसमें भी कीट व्याधि का प्रकोप काफ़ी होता है। तो कीट व्याधि जब लग जाता है तो देखेंगे कि परवल का जो बती छीमी होता है या उसका जो छोटा जब निकलता है बतिया, उसको हम लोग बोलते हैं, तो वो भी सड़ जाता है। तो उसको ध्यान में रखें। जैसे ही कीट का प्रकोप हो या बीमारी का प्रकोप हो तो उसमें इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर का घोल बना के आप 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। मिर्दुरो मिल आसिता पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे बनते हैं। इन धब्बों के ठीक नीचे पत्ती की निचली सतह पर धूल रंग के फफूंद के जाल दिखाई पड़ते हैं। पत्तियां मर जाती है और पौधों के बढ़वार रुक जाती है। इसके निदान के लिए इंडोफिन M45 की 2 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। और उसी में किसान भाई 1 ग्राम बेविस्टिन जो कार्बनडाजिम होता है उसका भी प्रयोग अगर प्रति लीटर का घोल बना के करते हैं तो आपका 1 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 1 ml और 1 ग्राम कार्बनडाजिम, ये दोनों का प्रति लीटर का घोल बना के अगर प्रयोग करते हैं तो आपको कीट और व्याधि जो रोग होता है उससे निजात मिल जाएगा और फलन भी बढ़िया होगा। तो इस तरह से किसान भाई आप अभी के समय में उसका देख रेख करें, परवल की खेती का साफ सुथरा खेत को रखें और कीट व्याधि का भी प्रकोप को ध्यान में रख के कीट व्याधि का नियंत्रण करें तो फलन अच्छा होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
में नीति आयोग की बैठक, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल, सीएम शिवराज और भूपेश बघेल भी मौजूद। राज्यों के विकास के 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन। चुनावी साल के मद्देनजर फुल एक्शन में बीजेपी, मंथनों का दौर जारी। खजुराहो में होने वाले कार्यक्रम को लेकर बैठक, 30 दिनों के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बनी रूपरेखा। जबलपुर में एनआईए ने हाईकोर्ट के वकील समेत 3 को लिया हिरासत में। टेरर फंडिंग के इनपुट पर जबलपुर के 13 इलाकों में दबिश, रात से दबिश, सर्चिंग जारी। भोपाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खाली कराए जा रहे मकान, शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के मकान कराए जा रहे खाली। मकान खाली कराने के विरोध में कांग्रेस का धरना। पन्ना में मकान बनाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद, 12 से ज्यादा लोगों ने दूसरे पक्ष के साथ की जबरदस्त मारपीट, महिलाओं बच्चों तक की पिटाई। पुलिस ने दोनों पक्षों पर किया मामला दर्ज। मुरैना में युवक को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना पड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि परामर्श, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भोपाल, नई दिल्ली से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान के आधार पर और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ से जारी किया गया है। ऐसे में जिला टीकमगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। इसके बाद आने वाले 2 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहने तथा गर्म हवाएं चलने की संभावना है। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 37 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अधिकतम तापमान रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई सब्जियों और फलदार वृक्षों में सिंचाई का कार्य शाम या सुबह के समय करें। साथ ही निराई गुड़ाई का कार्य भी करें। रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज रोशनी से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीटों के अंडे और घास के बीज नष्ट हो जाएं। किसान भाई अरहर की बुआई के लिए खेतों को तैयार करें और बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। इस मौसम में भिंडी की फसल में माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथियॉन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव के लिए किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाएं। वह कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा करके जमीन में दबा दें। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 से 3 ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। मिर्च और टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग आने की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 डीजी की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना भेदक व फल वेदक मक्खी से बचाव के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर जमीन में दबाकर नष्ट कर दें व अधिक मात्रा में इन कीटों का प्रकोप हो तो स्पाइनोसेट दवा 48 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। लौकी, तोरई, कद्दू, ककड़ी में लाल कीड़ा यानी रेड पंपकिन बीटल दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान 2% धूल का भुरकाव करें। वर्षा ऋतु में विभिन्न फलों के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें और गड्ढे खोदकर तैयार कर दें और फलों के पेड़ की आवश्यकता के अनुसार गड्ढे के बीच की दूरी बनाए रखें।
पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें। साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने मवेशियों को गला घोंटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। गर्मी से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान पर बांधें एवं परजीवियों से बचाव के लिए जरूरी उपाय करें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करवाएं। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर और साफ एवं ताजा पानी दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम होताई, जिला भोपाल के कृषक जमाल खान ने। ये प्रतापधन नस्ल की मुर्गियों के पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जमाल खान जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ पशुपालन और मुर्गी पालन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मुर्गी पालन ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लघु सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए न सिर्फ आजीविका का साधन है बल्कि पोषण सुरक्षा का भी साधन है। और यदि बात अपने राज्य की करें तो मुर्गी पालन के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ कुल कुक्कुट का 60% योगदान ग्रामीण कुक्कुट का है। इसलिए मुर्गी पालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक द्विप्रयोजनी बहुरंगी संकर नस्ल प्रतापधन विकसित की गई, जो कि ग्रामीण कुक्कुट पालन की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित की गई है। किसान भाइयों, प्रतापधन नस्ल में देसी नस्ल जैसे शारीरिक गुण होने के साथ साथ अधिक उत्पादन क्षमता के कारण यह नस्ल मुर्गी पालकों की पहली पसंद बन गई है, जिसके कारण प्रतापधन चूजों की काफी मांग है। किसान भाइयों, जहां तक इस नस्ल की मुर्गी की विशेषताओं की बात है तो यह मुर्गी ग्रामीण क्षेत्रों में घर के आंगन में आसानी से पाली जा सकती है। इसके बहुरंगी होने के कारण ग्रामीण मुर्गी पालकों को ये बहुत पसंद है। साथ ही लंबी टांगे और पंख मजबूत होने के कारण ये शत्रुओं से बचाव करने में सहायक है। प्रतापधन मुर्गी के अंडों का रंग देसी अंडों से हल्का भूरा होता है और यह मुर्गी देसी मुर्गी की तुलना में 4 गुना अधिक अंडा उत्पादन करती है। इसके अलावा इस नस्ल की मुर्गियों में अंडा सहने की क्षमता भी ज्यादा है। प्रतापधन नस्ल की वृद्धि दर देसी मुर्गी की तुलना में अधिक होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं प्रतापधन मुर्गी के पालन के लिए आवास प्रबंधन की। तो आप जानते हैं कि उचित आवास व्यवस्था नहीं होने से मुर्गियों की उत्पादन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उनमें मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। इसलिए इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए आप मुर्गियों का दड़बा बनाते समय यह ध्यान रखें कि एक मुर्गी को 1.5 से 2 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होती है। दड़बा जमीन से थोड़ा ऊपर छायादार स्थान पर हो और उसमें वायु संचार की अधिक व्यवस्था हो। दड़बे की लंबाई पूर्व से पश्चिम में होनी चाहिए ताकि मुर्गियों को सीधी धूप और प्रकाश से बचाया जा सके। इस आवास में गेहूं या चावल की सूखी बिछावन हमेशा बिछी हुई होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आहार प्रबंधन की। वैसे तो मुर्गियां ग्रामीण परिवेश में अपने आप इधर उधर जाकर किचन के अपशिष्ट और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर अपना पालन पोषण कर लेती है। फिर भी कुछ मात्रा में दाना देना उपयोगी रहता है। मुर्गियों को आहार में मक्का, गेहूं, ज्वार, जौ, कटे हुए चावल खिला सकते हैं। मुर्गियों का ज्यादा वजन होने से अंडा उत्पादन कम होता है। इसके लिए मुर्गी का वजन 2.2 से 2.5 किलोग्राम 6 से 6.5 माह तक होना चाहिए। अंडे देने वाली मुर्गियों को हमेशा कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि अंडे के कवच निर्माण में सहायक होते हैं।
इसके लिए 3 से 4 ग्राम प्रति मुर्गी प्रतिदिन के हिसाब से मार्बल के टुकड़े देने से कवच कठोर बनता है। किसान भाइयों, मुर्गियों का स्वस्थ स्वास्थ्य ही इस व्यवसाय की सफलता का आधार है। इसलिए आप अपनी मुर्गियों को विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाने के उपाय अपनाएं और उनका समय समय पर टीकाकरण करवाते रहें, जिससे कि मुर्गियों में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आए और अच्छा उत्पादन मिल सके। इस तरह किसान भाइयों, प्रतापधन मुर्गियों का पालन करने से जहां एक तरफ आप इस व्यवसाय से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर इस व्यवसाय से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कुपोषण की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com।